कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत की तरफ से पेश किए गए गौकुशी मुखालिफ बिल पर पेशरफ्त रुक गई है। आज जबरदस्त हंगामों के बाद कर्नाटक कानून साज कौंसिल का इजलास फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। हुक्मरान बीजेपी अरकान कानून साज कौंसिल चेयरमैन प्रताप चंद्र शेट्टी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करना चाहती थी। आज कौंसिल में इसी बीच काफी डरामाई मनाजिर देखने को मिले। बीजेपी और जेडीएस अरकान ने मिलकर आज कौंसिल में नायब चेयरमैन को नशिस्त पर बिछा दिया था, जिस पर कांग्रेस अरकान बरहम हो गए और जबरदस्ती चेयरमैन को नशिस्त से हटा दिया। इसी दौरान हंगामाराई के बीच चेयरमैन के मेज को नुकसान पहुंचा और माइक छीन लेने की कोशिश की गई। कानून साज कौंसिल में तोड़फोड़ की भी कोशिश की गई। कांग्रेस और बीजेपी अरकान के दरमियान खींचतान हुई और मार्शल्स को मुदाखलत करके बीच बचाव करना पड़ा। याद है कि 5 दिन पहले भी कौंसिल का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया था। दरअसल कर्नाटक कानून साज कौंसिल का इजलास शेड्यूल के मुताबिक 7 से 15 दिसंबर तक मुनक्किद होना था, लेकिन कौंसिल चेयरमैन ने कार्रवाई की मुद्दत कम कर दी थी, जिस पर हुक्मरान बीजेपी अरकान काफी बरहम थे। नाज़रीन को बता दें कि कर्नाटक कानून साज कौंसिल में कांग्रेस और जेडीएस मेंबरान की तादाद हुक्मरान बीजेपी अरकान से जायद है। देखिए, टसल की बात नहीं है। चेयरमैन जो है अपना बहुमत खो चुके हैं। जेडीएस और हम साथ में आए हैं और उन पर अविश्वास प्रस्ताव है। उस पर चर्चा करने के बजाय जिस तरह से कुछ एमएलए एमएलसी कुछ ऐसे जो आजकल गुंडे बन जाते हैं, ऐसे ही कुछ गुंडे सदन में आ गए हैं किसी न किसी बहाने। उन गुंडा तत्वों ने उपाध्यक्ष को चेयर पर से फिजिकली उठा के हटाया, दुर्व्यवहार किया। बहुत निंदनीय है और 100 वर्ष के हमारे काउंसिल के इतिहास में ऐसा शर्मनाक दिन नहीं देखा गया। मुझे भी आज शर्म आ रही है जो 6 करोड़ की जनता हमारे को देख रही है, आज हमारे बारे में क्या सोच रही है। No tussle. Today the session was called. We were all supposed to sit in the house, and before that the deputy chairman sat in the chairman's chamber, because chairman has to conduct the house. When the chairman comes and conducts the house, they can ask any kind of question or they can do this galata at that time. Before that only they have violated the constitution. That is why this happened, and chairman came and adjourned the house for synod. The BJP and the JDS people made the deputy chairman sit on the chair illegally when the bell was going on. The house was not in order. They didn't wait for the chairman to come. The chairman was waiting for the bell to stop. The BJP and the JDS. It is very unfortunate that the government that is in power, the BJP, is doing such unconstitutional work, and they have made the deputy chairman sit illegally. We as Congress people, we protested that. We asked him to get down from the chair. He didn't get down from the chair. The chairman, then we had to evict him literally, because he was an illegal sitting of the deputy chairman. When the bell stopped, the chairman came. He saw that the house was not in order. He could not control the house, and he has adjourned the house sine die. So any proceedings after this is totally illegal and unconstitutional. तो ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ होगा कि चेयरमैन से धक्का मुक्की की गई हो, उन्हें नशिस्त पे बिठाया गया हो, फिर उन्हें जोर जबरदस्ती के जरिए हटाया गया हो। ये तस्वीरें हैं कर्नाटक कानून साज कौंसिल की, जहां पर इजलास मुनक्किद किया गया था और फिर इजलास इस वजह से मुलतवी करना पड़ा कि हंगामा ज्यादा बढ़ गया। हुक्मरान बीजेपी अरकान कानून साज कौंसिल चेयरमैन प्रताप चंद्र शेट्टी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करना चाहती थी, क्योंकि इस हवाले से हमने खबर आपको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे पहले दी थी। आज कौंसिल में इसी बीच काफी डरामाई मनाजिर देखने को मिले, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती हैं और लफ्जों की जरूरत नहीं होती। इस बीच आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कानून साज कौंसिल में किस तरह का ड्रामाई अंदाज देखने को मिला। दरअसल ये किस बात पर शुरू हुआ, ये भी हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि आखिर हुक्मरान जमात और अपोजिशन जमातों के दरमियान ऐसा क्या हुआ जिसके बाद ये डरामाई अंदाज देखने को मिले। चलिए समझ लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूर बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं। रऊफ, शायद ही ऐसा पहले कभी देखा गया हो कि चेयरमैन के साथ धक्का मुक्की की गई हो, उन्हें नशिस्त पे बैठाया गया हो, फिर हटाया गया हो। आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या था, तफसील से बताएं। जी देखिए, कर्नाटक असेंबली की तारीख में शायद ये पहला मौका होगा कि कानून साज कौंसिल में इस तरह की हंगामा आई, एहतजाज, धक्का मुक्की, खींचतान देखने को मिली है। यहाँ तक कि तोड़ फोड़ पर भी अरकान कौंसिल उतर आए। ये हंगामा उस वक्त बरपा हुआ जब जैसे ही कौंसिल का इजलास का आगाज हुआ,
तो नायब चेयरमैन धर्मेगौड़ा, जिनका ताल्लुक जेडीएस से है, नायब चेयरमैन ने चेयरमैन की कुर्सी पर कब्जा जमाया। जैसे ही नायब चेयरमैन धर्मेगौड़ा ने चेयरमैन की प्रताप चंद्र शेट्टी, जो चेयरमैन हैं कानून साज काउंसिल के और जिनका ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से है, जैसे ही नायब चेयरमैन ने चेयरमैन के कुर्सी पर कब्जा जमाया, कांग्रेस के अरकान बरहम हुए और फौरी तौर पर मेज पर पहुंचकर धर्मेगौड़ा को खींचा, कुर्सी के नीचे कुर्सी से बाहर किया और उसके बाद जो है प्रताप चंद्र शेट्टी जो चेयरमैन है वो बैठ गए और उन्होंने इजलास का बाकायदा आगाज किया और फौरन उनका पहला फैसला यही था कि इस इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इस इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उन्होंने मुलतवी करने का ऐलान किया और खूब हंगामा यहाँ पर हम देखने को मिला। इससे पहले मैं ये भी बताता चलूं कि जब कांग्रेस जब चेयरमैन प्रताप चंद्र शेट्टी जब दाखिल हो रहे थे तो बीजेपी के अरकान ने उन्हें दाखिल होने से रोकने की पुरजोर कोशिश की, यानी बीजेपी के अरकान उन्हें दाखिल होने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी जानिब कांग्रेस के अरकान ने नायब चेयरमैन पर घेराव किया और उन्हें चेयर से जबरदस्ती से हटाया। तो ये पूरा मामला इसलिए पेश आया है कि आज बीजेपी दो एजेंडे के साथ, हुक्मरान सियासी जमात बीजेपी और जेडीएस दोनों मिलकर यानी कि बीजेपी का साथ जेडीएस ने दिया है आज काउंसिल में, ताकि चेयरमैन जो है, जो कांग्रेस के जो चेयरमैन है, उन्हें हटाया जाए। उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई थी, तो इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी को जेडीएस का साथ जरूरी था। तो पहले जो है एक मुआहिदा हुआ कि कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस मिलकर कांग्रेस के चेयरमैन को हटाएंगे। तो इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस एक जानिब कांग्रेस के अरकान जिनकी तादाद 28 है, बीजेपी के अरकान जिनकी तादाद 31 है और जेडीएस के अरकान जिनकी तादाद 14 है। बीजेपी और जेडीएस मिलाकर 45 अरकान होते हैं और दोनों मिलकर ही इस तहरीक एतमाद को कामयाब बना सकते हैं। तो इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने एक तरह से जेडीएस और बीजेपी के मंसूबे को नाकाम बनाया है। और आज का जो अहम इशू था वो इसलिए भी था कि तहरीक अदम एतमाद बीजेपी को जेडीएस का साथ देना और जेडीएस के रुख में तब्दीली आना, जाहिर सी बात है कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर एक वक्त में कर्नाटक में सरकार बनाई थी। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए भी तो चुनौतियां अब दो हो जा रही हैं। जी बिल्कुल भी, यहाँ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और जेडीएस जो अब तक मिलजुल कर यहाँ पर ऐवान में थे, तो अचानक जेडीएस ने कांग्रेस का साथ छोड़ते हुए बीजेपी से हाथ मिलाया और बीजेपी और जेडीएस मिलकर कांग्रेस के चेयरमैन प्रताप चंद्र शेट्टी को हटाने के लिए एक मंसूबाबंद तरीके से ये कोशिश की गई थी। और आज का जो इजलास वो एक रोजा इजलास है, खुसूसी तौर पर इसीलिए हुक्मरान सियासी जमात बीजेपी ने तलब किया था कि पहले चेयरमैन को हटाया जाए जो जिनका ताल्लुक कांग्रेस से है, और उसके बाद गौकुशी पर पाबंदी का बिल कानून साज काउंसिल में पेश किया जाए और इस बिल को मंजूर किया जाए। तो ये दो एजेंडे थे आज बीजेपी हुकूमत के सामने, तो इसलिए ये खुसूसी इजलास तलब किया गया था। जी, और खुसूसी इजलास जो तलब किया गया था उसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को, और इस इजलास की तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि धक्का मुक्की किस हद तक बढ़ी थी। बीजेपी की तरफ से ये खुसूसी इजलास तलब किया गया था सरकार की तरफ से, ताकि गौकुशी मुखालिफ बिल को पेश किया जा सके, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं पानी फिर गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए रऊफ बेहद शुक्रिया। आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। 3 आईपीएस अफसरों की देहली तलबी के मामले पर मरकज और मगरबी बंगाल हुकूमत के बीच खींचतान जारी है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत दाखिला इस मामले पर तीनों अफसरों और रियासती हुकूमत को नोटिस जारी कर सकती है और तीनों अफसरों को देहली ना भेजने के मामले में वजाहत तलब कर सकती है। ख्याल रहे कि जेपी नड्डा के कोलकाता दौरे के दौरान हुए तशद्दुद के मामले पर मगरबी बंगाल के गवर्नर के जरिए वज़ारत दाखिला को रिपोर्ट दी गई थी। तो टसल लगातार बरकरार है, खींचतान लगातार
बरकरार है 3 आईपीएस अफसरों की देहली तलबी के मामले पर मरकज और मगरबी बंगाल हुकूमत के बीच ये खींचतान देखी जा रही है। जराए ऐसा कह रहे हैं कि वजारत दाखिला यानी होम मिनिस्ट्री इस मामले पर तीनों अफसरों और रियासती हुकूमत को नोटिस जारी कर सकती है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित पांडे जुड़ रहे हैं इस हवाले से मजीद तफसीलात के साथ। अमित, सोर्सेज ऐसा कह रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से तीनों अफसरों और रियासती हुकूमत को नोटिस जारी कर सकती है। इस हवाले से क्या कुछ जानकारी? देखिए, रियासती हुकूमत को नोटिस जारी कर ये जवाब मांगा जा गया आखिरकार क्यों इन दोनों आला अधिकारियों को नहीं भेजा गया और क्यों ये जो 3 आईपीएस ऑफिसर हैं इनको रिलीव क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब जो सूबा है और मुल्क है, सूबे और मुल्क में जो रिश्ते हैं वो तल्ख नहीं होने चाहिए, वो बेहद गर्मजोशी से होने चाहिए और उन दोनों के बीच जो काम होना चाहिए वो मिलजुल कर होना चाहिए। और ऐसा इस पिछले एक हफ्ते में दो वाकये ऐसे हुए हैं, 3 आईपीएस अधिकारियों का सेंट्रल डेपुटेशन और दूसरा मुख्य चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी का न आना। तो इनको लेकर अब गृह मंत्रालय एक सख्त कार्रवाई का मन बना रहा है और प्राथमिक तौर पर पश्चिम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के सूबे के एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरीके से जिम्मेदार मान रहा है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनको नोटिस देने के बाद, इन तीनों अधिकारियों को नोटिस देने के बाद राज्य से भी सूबे के आला अधिकारियों के नुमाइंदों से भी पूछा जा रहा है आखिरकार क्यों ऑर्डर्स को हुक्म की तामील क्यों नहीं की जा रही है। इसका मतलब ये समझा जाए अमित पांडे, क्योंकि हमने देखा कि मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत के दरमियान जो रिश्ते की खटास थी वो सभी के सामने थी। अब जबकि इस हवाले से नोटिस जारी किया जाएगा तो क्या लगता है आने वाले दिनों में जो खटास है रिश्ते में उसमें मजीद कशीदगी आ सकती है, क्योंकि लगातार देखने को तो ऐसे ही टसल मिल रहा है। इस बात की पूरी उम्मीद है कि जो खटास है वो तल्खियां हैं और ज्यादा बढ़ेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि जो सूबे की सरकार है, सूबे की सरकार का ये रुख है कि वो जो अधिकारी हैं, चाहे 3 आईपीएस अधिकारी हैं चाहे मुख्य सचिव, वो अपने काम में अपनी ड्यूटी की फर्ज अदायगी के लिए वो बहुत ज्यादा वो बिजी हैं अपने राज्य में और इसलिए वो उनको नहीं भेज सकती। जबकि जो मुल्क की हुकूमत है उनका ये कहना है, गृह मंत्रालय उनका ये कहना है हमने अगर ये आदेश दिया है तो आपको इसका पालन करना पड़ेगा। तो इससे पहले भी टकराव का, तल्खी का ये दौर था, तो अब ये दूसरी कड़ी है और हम ये पूरी उम्मीद कर सकते हैं आने वाले दिनों में ये तल्ख दौर और आरोप प्रत्यारोप का दौर और ज्यादा बढ़ेगा। जी, तो इससे पूरा इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि तल्खियां बढ़ेंगी, साथ ही साथ मजीद तकरार की भी खबरें इस हवाले से आ सकती हैं। अमित, क्या इस हवाले से बताया गया है कि रियासती हुकूमत को कब तक नोटिस जारी किया जा सकता है? देखिए, इसके पूरे कायदे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स हैं, तो आला अधिकारी इस बात को जो रियासत में पढ़ रहे हैं और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है 1-2 दिन में ये नोटिस, एक्सप्लेनेशन जारी होगा। बेहद शुक्रिया अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। तो अमित पांडे, न्यूज़ 18